स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो आपके परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ है, कुछ घंटा बचा हुआ है, तो आपको हम बताने वाले हैं लॉन्ग प्रश्न का VVI। ठीक है, तो VVI हम आपको करवा रहे हैं। तो ये आप सभी प्रश्न, आप सॉल्यूशन को नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रश्न को आप अवश्य देख लीजिएगा। परीक्षा में बैठने से पहले सॉल्यूशन को आप देखिए, आप प्रश्न को आप देखिए, ताकि बाद में ये आप ना कह सके कि सर आपने नहीं VVI प्रश्न करवाया। देखिए यहाँ पे सभी प्रश्न को हम छाट के लाए हैं, लगभग 10-12 प्रश्न होंगे, और 10-12 प्रश्न में उम्मीद करते हैं कि 8-10 प्रश्न परीक्षा में लड़ ही जाए। चलिए तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ। सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुँच गया था, व्याख्या करें। तो देखिए इसका आंसर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 18वीं सदी के अंत से पूर्व तक गुजरात सूरत बंदरगाह बंगाल की खाड़ी तथा लाल सागर बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। 1750 के दशक के पश्चात इस बंदरगाह पर भारतीय सौदागरों का नियंत्रण ढीला पड़ गया। कब? 1750 के बाद, ठीक है, ढीला पड़ गया, जिसके कारण भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रभाव में निरंतर वृद्धि होती जा रही थी। जब भारत की पकड़ कमज़ोर हुआ तो क्या हुआ कि यूरोपीय कंपनियों की जो है प्रभाव निरंतर बढ़ती जा रही थी। ये कंपनियों द्वारा व्यापार पर इज्जतदारी अधिक हासिल कर लेने से सूरत व हुगली दोनों बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए। जब मतलब कि बाहरी लोग उसके ऊपर आ गए तो ये दोनों कमज़ोर पड़ गए। ठीक है, फिर कहता है कि जिससे इन पर होने वाले व्यापार में नाटकीय ढंग से कमी आई, और 1740 के दशक में इस बंदरगाह पर होने वाले व्यापार 16 करोड़ से गिरकर 30 लाख रह गया। दूसरी ओर बम्बई नए बंदरगाह के रूप में उभर आए थे। ठीक है, इसलिए वो जो 18वीं सदी में सूरत बंदरगाह जो था वो हाशिया की तक पहुंच गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। तो भारत में कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग जो है वो कौन कौन से हैं। तो कृषि पर आधारित उद्योग एक तरह का ऐसा उद्योग है जिससे कच्चा माल किसानों के खाते में आता है। और कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग है जो पहला है चीनी का उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति तेल उद्योग, रबर उद्योग, दुग्ध उद्योग और ETC। इस प्रकार से बहुत सारे उद्योग जो है कृषि से आधारित उद्योग के रूप में जाना जाता है। ये सब कृषि से ही रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ दबाव समूह किसे कहते हैं। तो दबाव समूह किसे कहते हैं समझिए। दबाव समूह एक ऐसा संगठन है जिसमें कुछ लोगों द्वारा अपनी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इनका राजनीतिक व प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होता, परंतु यह अपनी नीतियों से राजनीति को प्रभावित कर लेता है। दबाव समूह उसी को कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए पिकेटिंग। पिकेटिंग क्या है। तो पिकेटिंग प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों किसी दुकान, फैक्ट्री या दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसी को पिकेटिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दिया हुआ मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक युग प्रश्न को आप सिर्फ देखिएगा, आंसर आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप उधर से भी आप देख सकते हैं। अपना अगर क्लियर होगा तो आप क्लियर कर लीजिएगा। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। किसी नीति की शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो। 1815 से 1848 तक का काल यूरोप के इतिहास में मेटरनिक के युग के नाम से जाना जाता है। इसी को मेटरनिक युग कहा गया है। ठीक है, औसत आय। औसत आय से आप क्या समझते हैं। तो औसत आय क्या है उसको समझिए। औसत आय कहते हैं जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से, मतलब कि कुल आय को किसे, कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस प्राप्त राशि को औसत आय कहते हैं। कहने का माने कि आपके देश में मान लीजिए कि सपोज अभी 130 करोड़ लोग हैं और आपके जो इनकम है मान लो कि 130 करोड़ रुपया भी है। ठीक है, तो 130 को अगर 130 से भागा देंगे तो आपका जो एक आ रहा है तो वो एक है। ठीक है, लेकिन मानो कि 130 ही नहीं है और भी है यहाँ पे, लेकिन एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ये हम आपको सटीक नहीं बता रहे हैं, ये एग्जांपल है। तो आप यहाँ पे औसत आय समझ गए। औसत आय का सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा औसत आय निकालने के, मतलब लिखने के बाद अगर पूछा जाए परीक्षा में। तो आगे दिया हुआ है प्रश्न के प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र ऐसी गतिविधियां हैं जहां प्रकृति द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं को प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें प्राथमिक क्षेत्र गतिविधियां कहा जाता है या प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे हैं कि प्राकृतिक वस्तु को ही वहां पे अधिक मात्रा में बनाया जाता है, उसी को प्राकृतिक क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं।
ठीक है, आगे देखिए प्राथमिक क्षेत्र या प्राकृतिक क्षेत्र जो भी आप समझ रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कॉर्न लॉ को समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है। तो ब्रिटिश संसद ने 19वीं शताब्दी में जो कानून अपने भूस्वामियों के हित में रक्षा के लिए पास किए उन्हें कॉर्न लॉ कहा जाता है। मतलब कि जो अपने भूस्वामियों के रक्षा के लिए जो उनके कंट्रोल में था उनके लिए वो जो कानून लाया गया उसी को कॉर्न लॉ कहा जाता है। इस कानून के द्वारा विदेशों से आने वाले मक्के के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। परिणाम स्वरूप जब खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमत से परेशान लोगों ने हाहाकार मचा दी तो ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दिया। ठीक है, कॉर्न लॉ को तुरंत समाप्त कर दिया। अब यहाँ पे इस कानून को हटाने के बाद महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। क्या क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए यहाँ पे पहला, खाद्य सामग्री सस्ती हो गई जिससे साधारण और गरीब जनता को खूब लाभ रहा। दूसरा है कि जब खाद्य पदार्थ सस्ते दामों में ब्रिटेन आने लगे तो वहाँ के भूस्वामी बर्बाद हो गए। और तीसरा है कि खेती करने वाले बहुत से किसान बेरोजगार हो गए और लोग नौकरी की तलाश में शहर की ओर जाने लगे। ठीक है, इस प्रकार से कॉर्न लॉ समाप्त करने के बाद ब्रिटिश सरकार के प्रभाव हुआ। ब्रिटिश सरकार में ऐसे ऐसे प्रभाव देखने के लिए मिला। ठीक है, चलिए तो एक और प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि राजनीतिक विभाजन किस तरह राजनीति को प्रभावित सामाजिक विभाजन किस तरह राजनीति को प्रभावित करती है। तो ठीक है, तो सामाजिक विभाजन जो राजनीति को प्रभावित करता है इस प्रकार से कि सामाजिक विभाजन हर छोटे बड़े देशों में विद्यमान है। यदि सामाजिक विभाजन राजनीतिक विभाजन बन जाए तो उनका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। जब भी राजनीतिक दल कुछ सामाजिक विभाजन को अपने समर्थन देते हैं तब इससे राजनीतिक विभाजन होने की संभावना रहती है। साथ ही यदि यह सामाजिक विभाजन या उनसे जुड़ी राजनीतिक पार्टियां संविधान की मर्यादा में ना रहते हुए कार्य करें तो यह सामाजिक विभाजन सदा ही हानिकारक साबित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि उत्तरी आयरलैंड का धार्मिक विभाजन जाति राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। आयरलैंड में ईसाई धर्म के दो प्रमुख समुदाय हैं, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। उत्तरी भारत में 53% प्रोटेस्टेंट और 44% रोमन जिसको कैथोलिक निवास करते हैं। काफ़ी समय से इन दोनों गुटों के बीच झगड़ा चल रहा था। कैथोलिक उत्तरी आयरलैंड को आयरलैंड गणराज्य में शामिल करना चाहते थे और प्रोटेस्टेंट ब्रिटेन के साथ रहना चाहते थे। इसके कारण वर्षों तक हिंसा हुई और हजारों लोग मारे गए। अंत में दोनों पक्षों ने 1998 में एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किया और संघर्ष विराम की घोषणा की। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पे सामाजिक विभाजन जो होता है वो राजनीति को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से उपाय मतलब कि उपाय अपनाए गए हैं या सुझाए गए हैं उसको समझाइए। तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखते हैं, विश्व में जनसंख्या के आधार पर भारत का स्थान दूसरा नंबर पर था, अभी है नहीं, आता है। ठीक है, पहला नंबर पे है। इतनी बड़ी जनसंख्या का विभाजन मतलब कि भोजन उपलब्ध कराने हेतु कृषि क्षेत्र में विस्तार के लिए सरकार के द्वारा विशेष कार्य किए गए हैं। मतलब कि मान लो कि विश्व का पहला जनसंख्या वाला देश है, विश्व में हाईएस्ट जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पे भोजन उपलब्ध कराना तो बहुत कठिन समस्या होगी। ठीक है, तो वही यहाँ पे कहता है कि भोजन उपलब्ध कराने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो ये पे इस प्रकार से, पहला जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। क्या किया गया? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, क्या है कि कृषि में उत्पाद में वृद्धि के लिए सरकार ने सबसे पहले कार्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, क्योंकि भारत के लिए यह अभिशाप था। इस योजना के अंतर्गत जमींदारों से जमीन लेकर भूमिहीन किसानों को दे दी गई। जमीन के न्याय संगत और समान वितरण को सुनिश्चित बनाने के लिए जोतों की सीमा निश्चित की गई कि इतने तक ही आप जोत सकते हैं। ठीक है, दूसरा खेतों की चकबंदी। भारत में अधिकतर किसानों के पास जोतों का बहुत छोटा आकार है और बिखरे हुए हैं। सरकार ने इसे चकबंदी के जरिए बड़ा करने का प्रयास किया है। हाइब्रिड बीजों का प्रयोग कर रही है सरकार, हाइब्रिड को यहाँ पे लॉन्च किया। और यहाँ पे कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार के द्वारा आधुनिक बीजों के विकास के लिए कई संस्थाएं बनाए गए, जिसमें बीजों को विकसित किया गया है और हाइब्रिड बनाया गया है, जिससे गेहूँ के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। और
उर्वरक का प्रयोग, और उसमें भारतीय कृषि में अब रासायनिक खाद्य प्रयोग होने लगे हैं, जिससे उपज शक्ति में वृद्धि हो रही है। सरकार ने उर्वरक के निर्माण के लिए कई उद्योगों का निर्माण भी किया है, बट अधिक मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो आने वाले भविष्य में क्या होगा कि आपकी कृषि उपज की अभी तो शक्ति बढ़ा हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे समाप्त की ओर चलता चला जाएगा, कम होता जाएगा, फिर हम लोग पुराने रास्ते पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से एक दिया है, कीटनाशक का प्रयोग भी कर रहे हैं सरकार। कीटनाशक का प्रयोग मतलब कीटों को कीट पतंगों को मारने के लिए दवाई, फसलों को अत्यधिक कीड़े मकोड़े खाए ना, बीमारियों से बचाने के लिए उसमें कीटनाशक का प्रयोग किया जाने लगा है, जिस कारण से यहाँ पे भारतीय किसानों को किसी कृषि उत्पादन में वृद्धि करने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों हम लोग यहाँ पे लगभग वीवीआई प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। ये सभी प्रश्न उम्मीद करते हैं कि परीक्षा में पूछ दिया जाए, तो आप सभी इस वीडियो को देख लीजिए, इस सभी प्रश्न को आप देख लीजिए और क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर जब तक परीक्षा नहीं हुआ तब तक एक दो वीडियो और आप लोगों के लिए छाट के इसी तरह से वीवीआई लॉन्ग और शॉर्ट दोनों को अपलोड हम करने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक तो आप देखे ही हैं, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आपको और वीडियो हम आप प्रोवाइड करवा सकें परीक्षा से पहले। और सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, सब हिंदी का सब अपलोड किया जा रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए साथियों वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद।